स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम धामी का तूफानी प्रचार अभियान जारी है। रिठाला में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार कुलवंत राणा के लिए जनता से वोट की अपील की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिल्ली की आप सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है, लिहाजा अब लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। सीएम ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार हर चुनाव में यमुना सफाई की बात करती है, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं करती। कि हम यमुना जी की सफाई करेंगे। अरे भाई, आप आज चुनाव आ गया है और जब जब चुनाव आता है तब तब आप बोलते हैं यमुना जी की सफाई करेंगे। अरे यमुना जी को देखना है। ये मत बोलिए कि हरियाणा के लोगों ने इसमें जहर घोल दिया, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप पड़ना शुरू कर दिया। आपको यमुना जी को देखना है तो आप आइए, यमुनोत्री खरसाली आइए, आप आइए विकासनगर कालसी आइए, हरिपुर देखिए यमुना जी वहां कैसे लोगों के लिए आचमन और जीवनदायिनी और प्राणदायिनी के रूप में काम करती है। चुनाव के समय में फिर कहते हो यमुना जी की सफाई कर देंगे, अगले साल सफाई कर देंगे। अरे भाई, वो मैं पूछ रहा हूं अगला साल कब आएगा जब यमुना जी की सफाई होगी? 11 साल हो गए। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया। इसमें मोदी सरकार किसानों, महिलाओं, मिडिल क्लास और नौकरी पेशा पर काफी मेहरबान नजर आई। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब ये कि अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, मोबाइल, एलईडी टीवी समेत कई चीजें सस्ती की हैं। साथ ही सरकार ने कैंसर की दवा समेत 36 जीवन रक्षक दवाओं पर से टैक्स हटा दिया है, जिससे वो सस्ती हो जाएंगी। देश में बने कपड़े और चमड़े के सामान भी सस्ते हो जाएंगे। और राम बजट को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक बताया है। सीएम धामी ने कहा, बजट में मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात है। सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए की आय को टैक्स फ्री करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और निश्चित तौर पर इस जन कल्याणकारी फैसले से मध्यम वर्ग के साथ देश के जन जन को इसका सीधा फायदा होगा। और गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय बजट को शानदार बताया है। अनिल बलूनी ने कहा है कि आज का आम बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी होने के साथ साथ विकसित भारत की ठोस नींव रखने वाला बजट है। ये गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं, आदिवासी, दलित, वंचितों, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ों के साथ मध्यम वर्ग के लोगों को समृद्ध और सशक्त बनाने वाला बजट है। वहीं अनिल बलूनी ने जन कल्याण के बजट के लिए पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट को बेहतरीन बताया। वित्त मंत्री ने कहा, उत्तराखंड को टूरिज्म सेक्टर में काफी मदद मिलेगी तो मेडिकल क्षेत्र में भी मिले पैकेज का फायदा होगा। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि 12 लाख रुपए तक की कमाई में कोई टैक्स ना लगना सरकारी कर्मचारी वाले प्रदेश के लिए बड़ी राहत है। खासतौर पे आप इस बजट को, क्या आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जो तीसरी बार लगातार सरकार देश में बनी है, उनके मार्गदर्शन में जो बजट वित्त मंत्री जी द्वारा दिया गया, मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूं। जिस प्रकार से एक समावेशी, एक संतुलित और एक अच्छा बजट प्रस्तुत उन्होंने किया, हर क्षेत्र में उन्होंने इसमें अपने बजट में प्रोविजन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में। यानी कि मैं इसे बहुत संतुलित और बहुत अच्छा बजट से कह सकता हूं। बहुत बड़ा नंबर है यहाँ पर, और 12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं होगा, तो आपके लिए भी राहत है। थोड़ी कर्मचारी आपको कम परेशान करेंगे? नहीं, आप देखिए कि पहली सरकार है माननीय मोदी जी की जिन्होंने 5 लाख रुपए का एकदम इजाफा किया है। पहले 7 लाख, बाद 12 लाख, तो जनता उसको बहुत अच्छा मान रही है। और मैं इस बात को लेकर इसलिए भी संतुष्ट और खुश हूं कि मेरे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में वेतनभोगी लोग, कर्मचारी, अधिकारी लोग हैं
और हमारे जो विकास या हमारा जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का वो एक मूलभूत आधार है हमारा यहाँ, ये जो हमारे कर्मचारी अधिकारी लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको लाभ मिलने का मतलब, मैंने कहा ना, हर क्षेत्र को इसमें समायोजित किया गया है, उनके बारे में सोचा गया, उनको बारे में प्रोविजन किए गए, तो मैं इसलिए उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और केंद्र की मोदी सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। इसमें शामिल कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनका सीधा असर आने वाले दिनों में देवभूमि उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। विशेषकर पर्यटन और शहरी विकास में चार चांद लगने की उम्मीद है। साथ ही इनकम टैक्स में मिली छूट से लोग काफी खुश हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में लोगों ने बजट को खास बताया। मैं हल्द्वानी में मौजूद हूं और हल्द्वानी के कुछ लोग मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर बारिश कम होने लगी है और जलवायु का असर है। इसमें हमारे वहाँ जो पर्यटन है उसी से हमारी आजीविका चल रही है, और जो पर्यटन के लिए और जो मंदिर माला से जोड़कर पूरे चारों धामों को और जो मंदिरों को कनेक्ट करा है, इससे हमारा पर्यटन बढ़ेगा और हमें आर्थिक लाभ भी होगा। वैसे जो नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जोड़ने की बात हो रही है कि 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूरे देश में डेवलप किए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है। आपको लगता है कि यहाँ पर पर्यटन की नई संभावनाएं खुलेंगी? देखिए, वैसे तो ये हमारी देवभूमि माना जाता है और अभी देश विदेशों में उसकी बहुत वो है, तो मेरा मानना है कि ये ज़्यादा डेवलप होंगे। इस महंगाई के दौर में हर चीज़ महंगी होते जा रही है, तो सरकार ने यह एक उचित निर्णय लिया है और आम आदमी को, इसमें मध्यम वर्ग को जो राहत दी है, तो यह सरकार का एक उचित कदम है और इस कदम का हम स्वागत करते हैं। जो ये स्लैब वाली बात है, इनकम टैक्स वाली बात है, ये वास्तव में क्या है कि जिस तरीके से सरकारी सेवाओं में अभी पे स्केल लग रहे हैं, अब जैसे 8वें वित्त आयोग की भी बात आ रही है, तो मैं इसको बहुत दूरंदाजी वाला निर्णय मानता हूँ। और सरकार को, मेरे को लगता है कि सरकार शायद जल्दी ही, जैसी उसकी मंशा है, 8वां पे स्केल वो लगाएगी, तो अचानक ही जो सरकारी कर्मचारी हैं वो उसका असर नीचे की संस्थाओं में भी आएगा, तो लोगों की इनकम जरूर बढ़ेगी, जो वो निश्चित तौर पर 12 लाख की सीमा को छुएगी। तो सरकार ने उसका पहले से ही एक कह सकते हैं कि तैयारी कर ली है। और केंद्रीय बजट पर उत्तराखंड के उद्योगपतियों की क्या राय है, उत्तराखंड के लिए इसमें क्या खास है, इस पर इंडस्ट्री एसोसिएशन के उत्तराखंड के मेंबर्स की राय आपको सुनवाते हैं। क्या खास? देखिए, मुझे लगता है कि एक ऐसा बजट है जिसको सुनने के बाद पहली बार इतनी खुशी हुई है कि हर सेक्टर के लिए, अगर किसान है तो उसके लिए इतनी योजनाएं, इसमें धन धान्य किसान योजना के माध्यम से उसमें अनेकों चीजें की गई हैं। उनके क्रेडिट कार्ड की, उनके शॉर्ट टर्म लोन की, मखाने को बढ़ाना है, उनके प्रोड्यूसर्स को बढ़ाना है, ये सब उन्होंने अपना उसमें किया। इस तरह की राहत पहली बार किसी बजट में आई है, तो अभी तो उसे डाइजेस्ट करना ही मुश्किल हो पा रहा है कि वाकई में इस तरह की राहत जो है बजट में आई है। अपना आप में बहुत बढ़िया बजट। अगर समझना हो तो आप कैसे समझाएंगे, क्या बेनिफिट उससे होगा? देखिए, मैंने जैसे कहा है, गिग वर्कर्स से लेके जो स्ट्रीट वर्कर्स हैं, उन पे फोकस करते हुए सारे सेक्टर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हो, एमएसएमई हो, टूरिज्म हो, किसी भी तरह का सेक्टर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इनोवेशंस हो, हर सेक्टर को उन्होंने टच किया है। उत्तराखंड में निकाय में शपथ का इंतजार हो रहा है। दिल्ली चुनाव से मुख्यमंत्री के लौटते ही शपथ ग्रहण होगा और बीजेपी और शहरी विकास विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। बस तारीख मुख्यमंत्री के आने पर तय होगी। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव के नतीजों को 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन निकाय में जीते मेयर और अध्यक्ष शपथ का इंतजार कर रहे हैं। खबर है कि 3 फरवरी के बाद निकायों में शपथ ग्रहण का प्रोग्राम होगा। 3 फरवरी को दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होगा, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वापस लौटने पर शपथ ग्रहण की तारीख तय होगी। बीजेपी निकायों में शपथ ग्रहण को ग्रैंड शो बनाना चाहती है, ताकि शहर की जनता में जीत का बड़ा संदेश जाए। इसलिए प्रभारी मंत्री, विधायक, दर्जाधारी मंत्री अलग अलग जगह शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। वहीं शहरी विकास विभाग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। बहुत जल्दी करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा अभी दिल्ली में व्यस्त हैं। मेरे द्वारा फाइल अनुमोदित कर दी गई है। बहुत जल्द उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा और निश्चित रूप से जो ये 6 साल से रुका हुआ काम था, या ये कहिए कि 1 साल जो बीच में गैप आ गया था, उसको बहुत जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, शपथ ग्रहण की तिथि तय करना है तो सरकार का काम है, और लेकिन हमने तय किया है कि हमारे प्रभारी मंत्री, और क्योंकि हमारे मंत्रीगण 7 मंत्री हैं,
उसके अलावा दायित्वधारी हम प्रत्येक निगम के शपथ ग्रहण समारोह में अपने दायित्वधारियों को, विधायकों को, मंत्रीगणों को भेजेंगे और पालिकाओं में भी भेजेंगे। बीजेपी 11 में से 10 नगर निगम में चुनाव जीती, जिसके पीछे नेताओं को हिंदुत्व की सोच का बड़ा असर दिखता है। यही वजह है कि मेयर चुने गए उम्मीदवार शपथ ग्रहण के साथ सनातन का भी संदेश देना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि शपथ के साथ भगवान राम का ध्यान और सुंदरकांड का पाठ हो। देखो, मैं बार बार पत्रकार बंधु मुझसे जब भी पूछते, मैं कहता हूँ मैं सनातनी आदमी हूँ, तो मुझे लगता है कि सनातन के अनुसार ही कार्यक्रम होने चाहिए। अब देखिए क्या क्या होता है उसमें। नगर निगमों में अपनी परफॉर्मेंस से बीजेपी खुश है, तो अब बस इंतजार तारीख और दिल्ली चुनाव खत्म होने पर मुख्यमंत्री की वापसी का हो रहा है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चक्राते में त्यूड़ी के डागूठा गांव की छानियों में भीषण आग लग गई है। इसमें 3 छानियां जलकर खाक हो गई हैं। छानियों में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई और अपने पालतू जानवरों को भी बचाया है। सूचना पर मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची, लेकिन तब तक छानियां जलकर राख हो गई थीं। तहसील प्रशासन ने नुकसान की रिपोर्ट एसडीएम को भेज दिया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। डागूठा की छानियों में भीषण आग। अरे इसको गिराना था पहले। और हरिद्वार से खबर। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर सुबह के वक्त हादसा हो गया। इसमें तेज रफ्तार 3 कारें आपस में टकरा गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। घटना श्यामपुर थाना क्षेत्र के कांगड़ी गांव के पास की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सड़क पर हादसे होने के बाद थोड़ी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा, हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक को सुचारू कर दिया। हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े हॉस्पिटल सुशीला तिवारी में आने वाले दिनों में इलाज महंगा होने जा रहा है। 3 फरवरी से सुशीला तिवारी अस्पताल में ओपीडी के पर्चे से लेकर भर्ती और जांच तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। अस्पताल में इलाज का खर्च पहले के मुकाबले अब 30% तक बढ़ जाएगा। जैसे जो ओपीडी का पर्चा अभी तक 5 रुपए का बनता था, उसके लिए अब मरीजों को 20 रुपए तक खर्च करने होंगे। और नेशनल गेम्स बैडमिंटन में आज उत्तराखंड ने 2 गोल्ड मेडल से उत्तराखंड चूक गया। उत्तराखंड के महिला और पुरुष दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन दोनों ही जगह सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। पुरुष वर्ग में कर्नाटक ने गोल्ड मेडल जीता, तो महिला वर्ग में हरियाणा ने उत्तराखंड को हराकर गोल्ड जीता और दोनों ही इवेंट में रनर अप रही उत्तराखंड की टीम को सिल्वर मेडल मिला। हालांकि उत्तराखंड की टीम ने दोनों ही टीमों को कड़ा मुकाबला दिया। आजकल बैडमिंटन बहुत पॉपुलर है, तो बहुत प्लेयर्स भी अपकमिंग है, तो अच्छा लगा कर्नाटका को मैं जीत के। लास्ट टाइम भी हम जीते थे गोवा में। नेशनल गेम्स के तहत पिथौरागढ़ में हो रही मुक्केबाजी प्रतियोगिता में शनिवार को बड़ा मुकाबला देखने को मिला। ओलंपिक में मेडल जीत चुकी लवलीना और पूजा कुमारी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। ओलंपिक में खेल चुकी महिला बॉक्सरों के मुकाबले को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह नजर आया। तीनों राउंड के मुकाबले में असम से खेलते हुए लवलीना ने हरियाणा की पूजा कुमारी को हरा दिया। लवलीना पेरिस ओलंपिक के बाद पहला मुकाबला खेल रही थी। लवलीना का कहना है कि वे उत्तराखंड सिर्फ गोल्ड हासिल करने के लक्ष्य के साथ आई थी। ओलंपिक के बाद पहला गेम है मेरा, तो फर्स्ट बाउट था और अच्छा बाउट था। जैसे पूजा रानी के साथ था, वो भी ऑलरेडी मेरे से सीनियर है और वो भी ओलंपियन है, सो फर्स्ट बाउट उनके साथ ही था, तो अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस है। हल्द्वानी में नेशनल गेम्स की कई महत्वपूर्ण इवेंट्स चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान स्विमिंग की
एक्टिविटीज ने अपनी ओर खींच लिया है और इन एक्टिविटीज को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोग बेहद कम उम्र के स्विमर्स की प्रतिभा देखकर काफी हैरान हैं। ये नज़ारे देश के अनोखे इंटरनेशनल स्विमिंग पूल के हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी में मौजूद है, जहां इंडोर स्विमिंग पूल आउटडोर में है और देश भर से आए नामी खिलाड़ी कभी यहां फ्री स्टाइल स्विमिंग कर रहे हैं, तो कभी डाइविंग, तो कभी वाटर पोलो में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ तो शानदार मेडल जीतकर नए नए रिकॉर्ड भी कायम कर रहे हैं। मैंने टूर्नामेंट बैक में गोल्ड जीता। ये फीलिंग बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरा फर्स्ट इंडिविजुअल नेशनल गोल्ड मेडल है टूर्नामेंट बैक में, और रिकॉर्ड 0.02 से छूट गया, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूंगा और ट्राई करूंगा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। वेदर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हमें, यहाँ पे बहुत ठंड है, तो इंटरनेशनल लेवल में भी इतना ठंड में कंपटीशन होता है, पर इंडोर पूल में होता है, तो ये एक नया एक्सपीरियंस था, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। लाइक उत्तराखंड में सब घूमने आते हैं, हम कंपटीशन कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। स्विमिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक से पहुंची 14 साल की धिनिधि दे सिंधु तो कमाल कर रही हैं। वो इस नेशनल गेम्स की गोल्डन गर्ल साबित हो रही हैं, जो अभी तक 4 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह देख उत्तराखंड की खेल मंत्री भी बेहद खुश हैं। My 50-meter freestyle today, really happy about my performance. I hope to keep the momentum going. I hope to win the 100 and the 400 coming in the later days. So I'm really happy about today. और जिस प्रकार से स्विमिंग पूल को जो व्यूज मिले हैं, चाहे वो DOCs के माध्यम से मिले हों, पब्लिक के माध्यम से मिले हों, आप लोगों के माध्यम से मिले हों, जिसको लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह शुरुआती दौर में लग रहे थे कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कर नहीं पा रहे हैं, कब होगा। मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आज हम सब लोग ने होते हुए देख रहे हैं। जाहिर है खिलाड़ियों की चहलकदमी से हल्द्वानी का इंटरनेशनल स्टेडियम एकदम जीवंत हो उठा है। ऐसे में सरकार के हौसले भी बुलंद हैं और खिलाड़ी भी मेडल से अपनी झोली भर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नेशनल गेम्स के बीच उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड से खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नेशनल गेम्स के आयोजनों को देखने के लिए हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य ने ऐलान किया है कि अब उत्तराखंड से खेलने वाले खिलाड़ियों को पहले से ज्यादा इनाम की राशि दी जाएगी। यही नहीं, खिलाड़ियों को नौकरी में भी नए अवसर दिए जाएंगे। जिन खिलाड़ियों की नौकरी लग चुकी है उन्हें भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। खेल मंत्री ने दावा किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड को अब खेल भूमि बनाने का जो ऐलान किया है, उसे उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। चाहे वो उन्होंने आउट ऑफ टर्न जॉब देना हो, चाहे वो 4% का रिजर्वेशन देना हो, चाहे वर्तमान में नगद इनाम धनराशि का विषय हो, चाहे मेडल लाने पर नगद इनाम धनराशि का विषय हो, चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो है उत्तराखंड का नाम रोशन करने पर नगद इनाम धनराशि का विषय हो। मैं समझती हूँ कि जो बुनियादी बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट होती है, जिसको कहते हैं कि मोटिवेशन होना चाहिए, वो सरकार की ओर से बहुत ऐतिहासिक निर्णय हो चुके हैं। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड योग साधना के लिए सदियों से प्रसिद्ध है। अब नेशनल गेम्स में योगासन के क्षेत्र में भी मेडल दिए जा रहे हैं, जिसमें योग के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे युवाओं में काफी जोश है। देश के 22 राज्यों के 171 योगा खिलाड़ी पहाड़ की शांत वादियों में योगासन कर रहे हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी अल्मोड़ा में योगासन की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। वहीं प्रतियोगिता करा रहे योगाचार्य इस बात से खुश हैं कि ओलंपिक और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में योग को भी जल्दी ही स्थान मिल सकता है। योगासना क्या है कि बच्चों के कैरियर वाइज और हम अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, तो योगासन स्पोर्ट्स एक माध्यम है जिसने पूरी दुनिया के अंदर योगा को बढ़ाया एज ए स्पोर्ट्स फॉर्म में, और बच्चों ने, यूथ ने इसको एज ए कैरियर अपनाया है। देखिएगा, आप देखिए नेशनल गेम्स के अंदर हमारे यहाँ 22 स्टेट के बच्चे आए हुए हैं, बड़े उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
जिन जिन एथलीट के मेडल्स आएंगे उनको उनकी स्टेट कैश अवार्ड और जॉब ऑफर करेगी देखने। राष्ट्रीय खेलों में योगा में 5 श्रेणियों में 66 पदक दिए जाने हैं, जो खिलाड़ियों को भविष्य में नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। ऐसे में खिलाड़ी भी बेहद उत्साहित हैं। योगा आया है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आगे जाके इन फ्यूचर ओलंपिक में भी आ सकती है, तो हमें बहुत खुशी हुई है इस बात की और हम चाहते हैं ये और भी आगे जाए, बच्चे आए इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें और इवेंट से भी मतलब बोले तो बहुत अच्छा ही है, क्योंकि सब गेम के लिए पहले हमें योगा करना पड़ता है। योगासन के एथलीट को एक एथलीट का दर्जा मिलेगा आने वाले समय पे। वो नेशनल गेम्स के साथ साथ भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, एशियन गेम्स के लिए, ओलंपिक गेम्स में भी सब खेलेंगे। और इससे 1-2 फायदे ये हैं। सबसे पहला तो कि योगासन के एथलीट को एक तो एथलीट का दर्जा मिला, भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। दूसरी चीज़ ये कि उनको करियर का कोई परेशानी नहीं होगी। अल्मोड़ा में 22 स्टेट के खिलाड़ी योगासन इवेंट के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में योगा इवेंट में ओलंपिक में शामिल होने की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में फायर सीजन से पहले आग की घटनाएं सामने आने लग गई हैं। मुखेम रेंज के जंगल जल रहे हैं। विकासनगर के पछवादून में एलआईयू का दारोगा बनकर रंगदारी का मामला आया सामने। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मकान के नक्शे को लेकर रंगदारी मांगने का आरोप। पौड़ी पुलिस ने चेक बाउंस और एक्सीडेंट से संबंधित मामलों में फरार चल रहे 3 वारंटियों को अरेस्ट कर लिया है। रुड़की में उत्तराखंड किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों ने बिजली विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने बिजली विभाग पर गांवों में जाकर गरीब किसानों के बिजली के कनेक्शंस काटने के आरोप लगाए। हरिद्वार में चल रहे विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन विवाद में आज सुलह की कोशिश हो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत दोनों पक्षों से बात कर मामले के निपटारे में जुट गए हैं। पौड़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष नीलम रावत समेत 5 कांग्रेस और एनएसयूआई सदस्य को पार्टी से निष्कासित करने के लिए एक पत्र कांग्रेस हाईकमान को भेजा है। रामनगर में कैंपा फंड से हो रहे कामों का अधिकारी कर रहे हैं निरीक्षण। 2024-25 में प्रदेश के सभी फॉरेस्ट डिविजन्स को 315 करोड़ की धनराशि दी गई है। कोटद्वार के कर्णवाश्रम में हर साल आयोजित होने वाले बसंतोत्सव का आगाज हो चुका है। स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट किया है, साथ ही छोलिया नृत्य भी किया है। रुद्रप्रयाग के बचनस्यू क्षेत्र में आयोजित महोत्सव में लोक संस्कृति की धूम। इसके साथ ही सरकारी स्टॉल से लोगों को विकास योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। बागेश्वर में अग्नि सुरक्षा को लेकर फायर टीम ने लीसा डिपो छतीना में फायर टीम का निरीक्षण किया और जिले में फायर को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।